अब आज जो है हमें एक्सरे प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट है, हमें पता है एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे की वेवलेंथ कैसे चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज मेरे ख्याल से कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, अच्छा। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज। हाँ ठीक है। तो तुम्हारा ये चीज तो क्लियर हुई थी लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में, जो काफी देर तक हम लोग हाँ मॉडल हाँ किए थे। हाँ 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 कि एक्सरेज निकलेंगी और वो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि स्पाइक्स में हाँ 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 तो फिर उसमें से एक बहुत सारी स्पाइक्स को हटाना होगा, किसी एक स्पाइक को सबसे ज्यादा रखना होगा, है ना? हाँ 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 पर्टिकुलर हाईएस्ट इंटेंसिटी को रखना होगा। हाँ। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। एक्सरे डिफ्रैक्शन का आज पढ़ते हैं कि असल में ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो मैं अपने ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से देखूं या इसी से देखूं? नहीं ट्रेडिशनल क्या, ये तो हाँ रेसनिक है ना, रेसनिक ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, एक्सरे दिया है ना इसमें एक्सरे। एक्सरे रिफ्रैक्शन इसमें शायद ही होगा। नहीं है, डिफ्रैक्शन नहीं है। शिवम तुमने अपने वो पीडीएफ क्रिएट की थी ना कल, हम्म। पीडीएफ क्रिएट की थी कल तुमने। हाँ हाँ, वही मैं खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, खोलता हूँ। अच्छा अच्छा, उसी उसी से अच्छा होगा शायद। ओके। हम्म। तो ये हाँ यस, हम्म। थोड़ा जूम इन कर लो शिवम और अच्छा रहेगा शायद। थोड़ा रीड करते हैं और आगे चलते हैं फिर इसको पढ़ते हुए, क्यों? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ ठीक है, हाँ। हम्म। इंट्रोडक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। X-ray crystallography is a method of determining the arrangement of atoms within a crystal in which a beam of X-rays strikes a crystal and causes the beam of light to spread into many specific directions. From the angles and intensities of these diffracted beams, a crystallographer can produce a three-dimensional picture of the density of electrons within the crystal. From this electron density, the mean positions of atoms in the crystals can be determined, as well as their chemical bonds, their disorder, and various other informations. ठीक है, बेसिक है, बहुत अच्छी बात है कि हम अब जो है हम किसी क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द द क्या कहते हैं अरेंजमेंट, द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ क्रिस्टल, है ना जो एंड हम्म। क्रिएटिंग अ 3D पिक्चर ऑफ इट इफ पॉसिबल। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 3D पिक्चर हम फॉर्म कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की कैसे भाई एटम्स रखे हुए हैं, क्या स्पेसिंग है, क्या कौन सा लैटिस है ना, एच सी सी है, एच सी पी है कि एफ सी सी है कि सिंपल क्यूबिक है। अच्छा, ये चलो भी है कि यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द एंगल्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ दीज डिफ्रैक्टेड बीम्स अ क्रिस्टलोग्राफर कैन प्रोड्यूस a 3D picture of density of electrons within the crystal. Density of electrons within the crystal क्यों? Lattice और points इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हाँ 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 सही कहा। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस की जो है मतलब है ना, न्यूक्लियस बेसिकली कहाँ पर है उस बात को हम पता कर पाएंगे हम्म। जो हमें सर ने बताया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगा ना कि आउटर मोस्ट में कैसे क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है किसी एटम के लिए। अच्छा, हाँ। तुम एक कल बात कर रहे थे, कल एक तुम बात कर रहे थे कि मान लो एक एटम है हम्म। रखा हुआ, जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे। तो तुमने कहा एक हाँ एटम रखा हुआ है और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही उस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हमें जो है हाँ। केवल एक स्पाइक मिल जाए, खत्म, है ना। हमें तो भाई एक एटम के बारे में जानना है, मगर एक एटम को आइसोलेट तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। है ना। तो मेरे ख्याल से क्या यही मेथड है क्या जिससे हम एक एटम का उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या डेंसिटी कहाँ पे होती है, शायद ये सब भी पता कर सकते हैं इस मेथड से, हम्म। है ना। क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू तो चलो ठीक है, हमें पता है कि भाई हम्म।
इलेक्ट्रॉन्स की हम पोजीशन पता नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, उसकी वेलोसिटी पता नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ बट उसके हाँ। बारे में उसका पोजीशनिंग लाइक क्या डेंसिटी है, क्या जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ था हमारे पास ना, साई वर्सेस एक्स, और एक्स रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस था, और साई जो था वो साई स्क्वायर था एक्चुअली, साई स्क्वायर था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें ग्राफ प्लॉट करते थे, हम्म, है ना। तो वो चीज़ हम फिजिकली कैसे जान पा रहे हैं, क्या वो मेथड यही है? क्या मुझे लगता है वो मेथड यही है जिसके थ्रू हमने वो सब चीज़ें जानकारी इकट्ठा की, समझ रहे हो शिवम? अच्छा। मतलब फिजिकली मेरा जैसा अनुमान है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हम्म, देखते हैं आगे। हाँ, पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पे अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है। हम्म। लेट्स सी। वैसे तुम्हें तो अगर याद, तुम्हें याद है कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? रेफर करें, क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि मैटर और लाइट का इंटरेक्शन होता है। मेट्रोलाइट, ठीक है, देखो। एक बार से देखते हैं क्या है वो, ठीक है? हम्म, तो हम्म, थोड़ा सा एक और थोड़ा आइडिया लगेगा। एक सेकेंड, हम्म, बोलता हूँ कॉम्पटन इफेक्ट। 2 4 है तो शिवम। कहाँ पे? हाँ ये रहा। अरे हाँ भाई। ओके, इसमें ये कॉम्पटन इफेक्ट में ये चीज देखो, ये डायग्राम आता हाँ 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 है हाँ ना? तो एक्सरे सोर्स है, यहाँ से एक्सरे निकली, और फिर हाँ, यहाँ पे पड़ा हुआ कुछ एक स्कैटरर है, कोई चीज है यहाँ, अच्छा, है ठीक ना? है। और फिर ये स्कैटर्ड बीम है, हम्म, हम्म, ये जो मेन तीर है, हम्म, हम्म, और फिर ये उसका हम एक सीधा पाथ है जो अगर अनस्कैटर्ड होती तो जैसे जाती, हम्म, थीटा हम्म, निकाल और फिर चीजों को हम्म, बता पाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे है कि a corpus हम्म, nature of radiation received dramatic confirmation in 1923 from the experiments of Compton. He allowed a video हम्म, X-ray of sharply defined wavelength lambda. मतलब बहुत हम्म, monochromatic था ये, हाँ, हाईली मोनोक्रोमेटिक। wavelength lambda to fall on a granite target, as shown in the. ग्रेफाइट। For various angles of scattering, he measured the intensity of scattered X-ray as a function of their wavelength. अच्छा अच्छा अच्छा, Intensity यानी as a function वेवलेंथ। of wavelength. हाँ हाँ, For various angles of scattering, he measured the intensity of the scattered X-ray as a function of their wavelength. So figure 2.6 shows his experimental results. एक बार देखते हैं 2.6 क्या है। ये रहा 2.6। हम्म, एक 0 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 135 है। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ। हम्म। 0 डिग्री पे ये हमें किसी एक फिक्स्ड मिला। इंटेंसिटी के लिए हाँ स्पाइक आई है, किसी फिक्स्ड एक लैम्डा के लिए स्पाइक मिली है हमें, 700 हाँ, एंगस्ट्रॉम, 0.7 एंगस्ट्रॉम। लेकिन फिर 90 डिग्री पे दो मिले हैं स्पाइक्स, और हाँ, फिर 90 पे मिला है, सेपरेट 45 हो पे गए मिला हैं। है। हाँ, लेकिन 45 डिग्री पे बहुत ही कम है। देखो 45 डिग्री पे भी दो स्पाइक्स हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। हम्म, फिर ये हम्म, दूरी इंक्रीज की है इस 90 डिग्री एंड देन 135 में। तो इसका क्या मतलब है? देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो figure 2.6 shows the experimental results. We see हम्म, that although the incident beam, कोई नॉइज नहीं आ रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं। Okay, so we see that although the incident beam consists essentially of a single wavelength lambda, the scattered X-ray uh, have intensity peaks at two wavelengths. One of them is same as the incident wavelength. The other, lambda prime, being larger than the amount delta lambda. दिस इज सो, मतलब एक तो ओरिजिनल वाली मिल ही रही है, डिटेक्टर वही हम्म, कर रहा है जो ओरिजिनली था, और हम्म, दूसरा कुछ बदल जा रहा है, तो वो बदलाव जो है उसे डेल्टा लैम्डा बोला है। दिस इज हम्म, कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट. Lambda prime minus lambda varies with the angle
at which the scattered X-rays are observed. अब ऐसा क्या है, क्यों है? The presence of scattered wavelength lambda prime cannot be understood if the incident X-ray radiation is regarded as a classical electromagnetic wave. यही तो प्रॉब्लम कि यार अरे कोई बात नहीं, कभी हम हाँ उसको वेव समझते हैं, फिर उसको अचानक से पार्टिकल समझना पड़ता है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को समझाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक्सरे है तो फिर वेव है, पार्टिकल तो नहीं है इसका नेचर। देखो इसका नेचर पार्टिकल नेचर नहीं है, मगर क्लासिकल हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पार्टिकल समझना लेना है। पड़ता है कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए, वो हम अपने हिसाब से उसे बदलते रहते हैं। जब जब मैटर से इंटरेक्शन होता है ना अर्पित, किसी भी चीज, हेलो, किसी भी लाइट के पार्टिकल, लाइट का अगर हम मैटर से इंटरेक्शन कराते हैं, तो जहां मैटर से इंटरेक्ट हुआ, तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को समझाने के लिए हम पार्टिकल नेचर हमें अज्यूम करना पड़ता है। फोटोन को, हाँ, ये चीज होती है। तुम अभी नोटिस करना, अच्छा ये पूरा चैप्टर इसी भेजा, चैप्टर 2 मैंने पढ़ा है पहले भी, भेजा कि जैसे जैसे मैटर से इंटरेक्शन होता है हमें उसे पार्टिकल ही मानना पड़ता है, कुछ ऐसा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं ना, देखते हैं कुछ और समझ आए। हाँ, तो है इसमें कि this is a Compton shift which varies the angle at which the scattered X-rays are observed. The presence of a scattered wavelength lambda prime cannot be understood if the incident beam of radiation is regarded as a classical electromagnetic wave. In the classical model, the oscillating electric field vector in the incident wave of frequency nu acts as a free electron in ऑन द, कहाँ गया यार, घूम जा रहा है। कर्सर ले आओ। Okay, एक सेकंड, या ये रहा। सो ठीक है, in classical in classical model the oscillating सो रहे हो क्या? मैं लेटा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए इतनी आवाज हो रही है। In the classical model of oscillating electric field vector in the incident wave of frequency nu acts on the free electrons in the scattering target and sets them oscillating at that same frequency. जिस frequency है ये already electric field vectors जिस frequency से oscillate कर रहे हैं, उसी frequency से ये electron को भी oscillate कराएंगे obviously. These oscillating like charges surging back and forth in a small radio transmitting antenna radiate electromagnetic wave that again have the same frequency. समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। Hence the classical picture, in the classical picture, the scattered wave should have the same frequency nu and the same wavelength lambda as the incident wave. ठीक है। अच्छा, हाँ देखो, तो इसमें एक चीज नोटिसेबल है यहाँ पे, हाँ, कि इन्होंने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करके इस बात को एक्सप्लेन किया है। सिंपल एक कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया है, सिंपल स्कैटरिंग नहीं दिखाई है, हाँ, इतना डेप्थ में बताया है कि ठीक है क्या होता क्या है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है किसी मूविंग फोटोन के साथ, ठीक है। हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो स्कैटरर था जो, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम वे में सेम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड से वो हो गया, मतलब इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से उसने जो है दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कितना इन डेप्थ बताई है, काफी अच्छा लगा पढ़ के। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है ऑब्वियसली, है ना? फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो होता है सोडियली वेव वैरी कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर इलेक्ट्रॉन जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली फिर वो भी साइनसॉइडली मूव करेगा, ऊपर नीचे, है ना? और फिर अब एक्सेलरेट करेगा ऑब्वियसली, तो एक्सेलरेशन ही है ना, ऊपर नीचे मोशन। बिल्कुल। तो फिर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इस लाइट से, और फिर अपने एक्सेलरेशन के कारण और डिसेलरेशन के कारण वो एनर्जी रेडिएट भी करेगा।
हाँ, जो स्कैटरिंग है यानी वो उस इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन है कि उसने सेम वेव पे हाँ, फ्रीक्वेंसी को है ना कैच यस किया और यस फिर वाइब्रेट किया और फिर एमिट किया। ये बात कितनी देखो यस। इन डेप्थ इतना ग्राउंड लेवल पे बता रखी है ना, समझ रहे हो ना? ये बात हमें मुझे नहीं पता थी एटलीस्ट कि ये चीज ऐसे होती है। ऐसा फील होता है ना स्कैटरिंग का मतलब रिफ्लेक्शन जैसा है कि यहाँ बॉल आई और टकरा के साइड चली गई। समझ हाँ, रहे हो? काफी अच्छा बताया है। हाँ, आगे देखते हैं शिवम कि इसमें क्या डिफरेंस क्यों है। तुम ये भी नोटिस करो कि अम, जैसे मैंने कल बताया था कि दो एटम्स अगर किसी एक मीन पॉइंट हम्म, अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, हम्म, एक ही एटम है वो ऑसिलेट कर रहा है किसी एक हम्म, के अबाउट, तो वो हमेशा इंफ्रारेड निकलेगा, उसका लाइट निकलती है ना? मैंने ऐसे हाँ कुछ बोला था, तुम्हें याद होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमेशा इंफ्रारेड देता है, तो इसका भी इससे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि वहाँ नहीं पे नहीं वाइब्रेशन हो रहा शिवम है, यहाँ पे शिवम वाइब्रेशन शिवम, हो रहा है। यहाँ हाँ, पे ये नहीं है। आई एम सॉरी। यहाँ पे चार्ज है बेसिकली, वहाँ पे हो सकता है यहाँ कि पे चार्ज ना हो, न्यूट्रल एटम। हाँ, वहां पे तुमने नहीं नहीं वहां पे तुमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की कि मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग या एटम इज वाइब्रेटिंग इनसाइड अ मॉलिक्यूल। वहां पे एटम का पूरा होल मूवमेंट कंसिडर कर रहे थे, है ना? और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फिर मैं बस मूवमेंट या रिमाइंड कर रहा था, कोई नहीं, हाँ अरे खुद रिलेट कर डेफिनेटली रहा था इसलिए डेफिनेटली मैं रिमाइंड कर रहा था। डेफिनेटली। So, okay, coming back. So, Compton and independently Davy interpreted his experimental results by postulating that the incoming X-ray beam was not a wave of frequency nu, but a collection of photons, each of energy h equals E equals h nu. And these photons collided with free electrons in the scattering target, as in the collision between billiard balls. In this view, the recoil photon emerging from the target make up the scattered radiation. Since the incident photon transfers some of its energy to the electron with which it collides, the scattered photon must have a lower energy E prime. Obviously, it must therefore have lower frequency nu prime equals E prime by h, which implies a longer wavelength, lambda prime barabar c by nu prime. This point of view accounts qualitatively for the wavelength shift. Notice that in the interaction of X-rays, in the interaction the X-rays are regarded as, hello, are you there? Uh, Notice that in the interaction, the X-rays are regarded as particle, not as wave, and that as distinguished from their behavior in photoelectric process, X-ray photons are scattered rather than absorbed. एनर्जी कहाँ लॉस हुई, मुझे ये नहीं समझ आया अभी। लॉस कहाँ पर हुई एनर्जी? एनर्जी Absorb लॉस होकर re-emit हो रहा है, यहाँ पे वही चीज re-emit हो रही है, मतलब उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऑब्वियसली आ रहा है, आ, लेकिन एक्सरे ही वापस री-एमिट हो रही, तो हम बोल रहे हैं कि एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल शिव, हम लोग इस बात हाँ, को बिल्कुल तो ठीक जैसे समझते हैं जैसे कि कोई साइड कोई से। कोई कोई एक मिनट में सिर्फ जरा बोल लूँ कि जब कोई प्लेन दिया हुआ है, ग्लास प्लेन, और हम उस पे एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि हमने इंसिडेंट कराया एक्सरे, और हम देख रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है वो सीधा सीधा चला जा रहा है, उस पार चला जा रहा है, ट्रांसमिट कर जा रहा है, और दूसरा जो है मतलब इंटेंसिटी का मेजर पार्ट वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है और फिर उसको री-एमिट कर रहा है। तो वो हो गया अपना यू नो हम्म, ये बात तो ठीक है कि उसने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया और फिर खुद ऑसिलेट किया और फिर जो है ऑसिलेट होने की वजह से उसने एमिशन रेडिएट कर दिया। वो चीज़ तो बहुत ही सही है, मगर ये एब्सॉर्ब हुआ ये बात इन्होंने लिखी क्यों नहीं
कि कुछ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। इस पिछले वाले उस वाले को पढ़ाना मेरे को जरा एब्जॉर्ब हो पैराग्राफ जाती है तो वो और दूसरे फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है ना कि लाइट एनर्जी किसी फॉर्म में आई, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट की और फिर किसी और फॉर्म में होकर के वो इधर उधर फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख एब्जॉर्ब एक इलेक्ट्रॉन ने किया लेकिन तुरंत उसको री एमिट कर दिया। हेलो। हाँ, तो क्वांटम क्वांटम शिफ्ट क्यों आया? शिफ्ट क्या बोलूं मैं? तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ एक बार बात सुनो जरा, पिछला पैराग्राफ पढ़ाना मेरे को एक बार। ओके, बस। इसमें देखो उन्होंने भी लिख दिया कि Compton interpreted his results by postulating that incoming X-rays was not a wave of frequency nu, but a collection of photons. ठीक है, ठीक है, collection of photons था, each having the energy equals h nu, and that these photons collided with free electrons in the scattering target, as in the collision between billiard balls. ठीक है, ये बात हम भी पहचान गए, सही है। In this view, the recoil photons emerging from the target, ठीक है, make up the scattered radiations, ठीक है, since the incident photon transfers some of its सम ऑफ energies इट्स एनर्जी, हाँ, to the electron with which it collides, the scattered photon must have a lower energy। बस इस पॉइंट में ही सारी बात है कि इंसिडेंट फोटोन जो है वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, किस हिसाब से? ठीक है, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसका मतलब देखो उन्होंने भी शिवम एब्जॉर्प्शन का नाम नहीं लिया है। मैं बात बताऊं तुम्हें, कुछ अगर देखो ना, एब्जॉर्प्शन होता है तो हम नोटिस करते हैं कि क्यों। जैसे तुम बात बताओ, लेजर में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, मेटा स्टेप एक हाई एनर्जी लेवल से मेटा स्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो थोड़ी सी जरा सी एनर्जी रिलीज होती है, बट उसको एनर्जी को जस्ट फेंक नहीं दिया, उसको बताया कि हाँ वो थर्मल, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉन रेडिएटिव लॉस है पहली चीज, और उसको जो है वो थर्मल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में यूज हो जाता है, कहने का मतलब एटम के अंदर, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाएगा, तो एब्जॉर्ब हो गया वो एनर्जी, हाँ कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई, ये चीज लिखी थी साफ साफ। इन्होंने एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं की, इन्होंने बस ये कहा है एनर्जी लॉस हुई है। तो मेरे ख्याल से वो टर्म यूज करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, स्टिल ये लोग भी इस बात का एग्जैक्ट नहीं एक्सप्लेनेशन दे पाए कि ट्रांसफर सम ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी मतलब क्या है? देखो ना, फोटोन जाके एब्जॉर्ब तो होने जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये बात समझ रहे हो शिवम ना, कि वो आया, वो फोटोन आ रहा था, उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भी सेम वे में नाचने लगा तो उसने भी भाई एक्सरे प्रोड्यूस कर दी। अब इसमें लॉस यहाँ पे हुआ कि वो फोटोन आते आते जो है क्या कहते हैं, उसने एनर्जी ट्रांसफर की, जिसकी वजह से उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और उसकी एनर्जी ज़रूर कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, चलो इसको भी इसी वे में समझते हैं। ठीक है, क्वांटम शिफ्ट, ठीक है, ये भी चीज, लेकिन अब शिवम ये चीज़ क्लियर हुई है लगता है ना? अच्छा ग्राफ, अच्छा हाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। So let us now analyze. यही था ना यहाँ पे? नहीं, नोटिस दैट इन द, यहाँ पे मैं यहाँ से पढ़ता हूँ. Notice that in the interaction of the X-rays, X-rays is regarded as particle, not as wave, and that the distinction, and that as distinguished from the behavior of it in the photoelectric effect, the X-ray photons are scattered rather than absorbed.
Let us now analyze a single photon electron collision quantitatively. लिखा शिवम, लिखा है scattered and rather than absorbed. Uh, एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब भी नहीं हुए, लेकिन गए कहाँ? वो गए कहाँ? for X radiation and frequency nu, the energy of a photon in the incident beam is E equals h nu, taking the ठीक idea है. of photon as a localized bundle of energy quite literally. हाँ हाँ, अब देखो शायद आंसर मिले शायद. We shall consider it to be a particle of energy E and momentum P. Such a particle must, however, have certain quite specialized properties. Consider the equations given in total relativistic energy of the particle in terms of the rest mass m naught and its velocity v. Yeah, ठीक है. Since ठीक ठीक. velocity of a photon equals c, and since its energy content equals h nu is finite, it is apparent the rest mass of a photon must be equal to 0. ठीक है, सब पता है. ये तो होता भी है. Thus, a photon can be considered to be a particle of zero rest mass and a total relativistic energy E, which is entirely kinetic. The momentum of a photon can be evaluated from the general relation between total relativistic energy E, momentum P, and the rest mass m naught. This is E square Z equals C square P square plus m naught C square whole square. For a photon, the second term on the right is 0. बेशक. So we have P equals h by c. P equals h by lambda. है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. P equals E by c and P equals h by lambda, where lambda equals c by nu is the wavelength of the electromagnetic radiation that a photon comprises. It is quite interesting to note that Maxwell's classical wave theory of electromagnetic radiation also reached the equation P equals E by c, with P representing the momentum per content per unit volume of the radiation and E representing its energy content per unit volume. Now, the frequency nu of the scattered radiation was observed to be independent of the material in the foil. अच्छा, चाहे जो मटेरियल लो, न्यू वैल्यू, द स्कैटर्ड रेडिएशन की वैल्यू उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, चाहे टंगस्टन लो या आयरन, वही चीज होगी. हाँ 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 हाँ, ठीक. This implies that the scattering does not involve entire atom. Compton assumes that फर्क ही नहीं है. Compton assumed that scattering was due to the collision between photon and an individual electron in the target. हाँ, ये बात आराम से पढ़ना चाहिए. Okay. He also assumed that electrons participating in this scattering process are free and initially stationary. Some a priori justification of these assumptions can be found from considering the fact that the energy of an X-ray photon is several orders of magnitudes greater than the energy of an ultraviolet photon. And from our discussion of the photoelectric effect, it is apparent that the energy of an ultraviolet photon is comparable to the minimum energy with which an electron is bound in a metal. Definitely more मतलब लेके आ रहा है photon. इसका मतलब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं क्या? हैं? यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो अल्ट्रा वायलेट फोटोन होता है वो एक एटम को आसानी से आयोनाइज कर लेता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आइडियल स्टेट होता है आयोनाइजेशन के लिए. राइट. राइट. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्वियसली एक्सरे जो है उसकी एनर्जी सेवरल मैग्नीट्यूड्स हायर होती है देन द अल्ट्रावायलेट. बस इतना इसने बोला है. नहीं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हाँ, ओके. और उसमें ये भी बात है कि इन्होंने अज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, स्कैटरिंग, इस स्कैटरिंग प्रोसेस में ये फ्री होंगे, स्पेशली स्टेशनरी होंगे, यानी कि ये एटम में बाउंड नहीं है, ये एटम के बाहर पड़े हुए हैं. ठीक है. और ये स्टेशनरी स्टेट में है. और फिर बोल रहा है कि कुछ ए प्रायोरी जस्टिफिकेशन ऑफ दीज अजम्पशंस कैन बी फाउंड. अब ये अजम्पशन इन्होंने किया है ना,
assumption उन्होंने किया, और ये assumption का क्या justification है, क्यों assumption कर रहे हैं कि वो बाहर पड़ा हुआ है एटम के, स्टेशनरी पड़ा हुआ है? तो बोल रहे हैं कि इनका assumption का जो justification है, it can be found in the fact that the energy of X-ray is several orders of magnitudes greater than the energy of UV. And from our discussion of photoelectric effect, it is apparent that the energy of ultraviolet is comparable to the minimum energy which electron is bound in a metal. ठीक है? तो ionization Justification कहाँ हुआ ये? हाँ? तो ये तो कॉन्ट्रारी हो गया ना बात. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो फ्री होने इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा है कि नहीं नहीं फ्री कहाँ होता है भाई, यूवी रे देने पे ही निकल रहा है. तो ये तो कॉन्ट्रारी हो गया. अभी देखते हैं आगे क्या बात आती है, कुछ होगा इसमें. Consider collision between a photon and a free stationary electron. हाँ ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है. As in figure 27, जो अभी दिखा था, in the diagram अच्छा. left, दिखा दूं क्या एक बार, देख लो. हाँ एक बार दिखा दो. ये है ना, कहाँ पे? 27 है फिगर जो नंबर 27 है. ओके, नहीं देखा. हाँ स्टेशनरी पड़ा हुआ है 00 पे. हाँ इस बार पढ़ लें एक बार से. नीचे क्या लिखा है? Quantum's interpretation, a photon of wavelength lambda is incident on a free electron at rest. On collision, the photon is scattered at an angle theta with an increased wavelength lambda dash, while the electron moves off at angle psi. क्या है phi? अच्छा, इलेक्ट्रॉन देखो को ना, मूव करा दिया. इन्होंने देखो क्या बता दिया. हाँ ये तो बहुत अलग बात है. उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ मूव नहीं करता, केवल फोटोन खत्म हो जाता है. मतलब फोटोन का कुछ बताया नहीं था उसने अभी तक. और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो रहा है. अब इन्होंने तो पूरी अलग बात दिखा दी. यहाँ पे फोटोन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जा रहा है. मतलब जो एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन, वो उसकी हाँ. एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. हाँ और स्टिल फोटोन रिमेन्स देयर. मतलब फोटोन जो है डाई आउट नहीं हो गया ना, ये भी तो बात है. आई थिंक मैंने इस फिगर को रॉन्गली इंटरप्रेट किया था. मैंने बोला था कि ये तो ठीक है, ये स्कैटर्ड बीम है, लेकिन मैंने बोला था एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी होती है अगर ये नहीं हो, स्कैटर्ड नहीं होता तो. हाँ. जो कि मेरा गलत था इंटरप्रिटेशन. अभी देखते हैं और सही, हम लोग सब सही हो जाएंगे, चिंता नहीं करो. या फिर बस. Figure So 27. consider a collision between the photon and a free stationary electron. Last paragraph. As in the 27. तुम पढ़ो. हाँ ठीक है. नहीं तुम लेटे हुए हो ना, तुम सो मत जाना. मैं सो नहीं रहा, मैं अरे पागल हूँ, मैं सुन रहा हूँ. ठीक है. तो in the diagram on the left, a photon of total relativistic energy E naught and momentum P naught is incident on a stationary electron of rest mass energy m naught c square. In the diagram on the right, the photon is scattered at an angle theta and moves off with total relativistic energy E1 and momentum P1, while the electron recoils at an angle phi with kinetic energy k and momentum p. ठीक है, ये ठीक है. उसके बाद की डिस्कशन है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन लड़ा और इधर उधर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ऐसे मूव हो गए. उसके बाद ठीक समझ गया मैं. Compton applied the conservation of momentum and total relativistic energy to this collision problem. Relativistic equations were used since the photon always moves at relativistic velocities and the recoiling electron does too under most circumstances. यानी अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ है ना काइनेटिक एनर्जी लगा दिया इन्होंने. अब इस एक्चुअली मोमेंटम ही लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो उसमें क्या है कि पी नॉट ये था इनिशियल मोमेंटम फोटोन का, इक्वल्स p1 cos थीटा, एक्स डायरेक्शन में ही कंजर्व कर रहे हैं मोमेंटम. तो p नॉट इक्वल्स p1 cos थीटा प्लस p cos phi. p1 जो है मोमेंटम ऑफ फोटोन है और p इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये इनके स्कैटरिंग एंगल्स हैं थीटा एंड फाई. एंड p1 sin थीटा इक्वल्स p psi phi. ये है कि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम होना नहीं चाहिए, तो वो इक्वल होंगे या उनका जो डिफरेंस है वो जीरो आना चाहिए. ठीक है, सही है. स्क्वायरिंग दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन, ठीक है, p नॉट माइनस p1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स p स्क्वायर cos स्क्वायर phi. तो p1 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स p स्क्वायर sin स्क्वायर phi.
तो इससे क्या है, नीचे देखा ना रिजल्ट क्या निकला इससे? कैन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन दीज? ओहो, बाय एडिंग वी फाइंड, ओके, p1 p0 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2 p0 p1 cos थीटा इक्वल्स p स्क्वायर। अब हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ठीक है, तो एक मिनट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हाँ ठीक है, ई नॉट, ठीक है, ये भी देखो एम लिस्टेड है। नॉट सी स्क्वायर हटा देते हैं हम्म शिवम, एम नॉट सी स्क्वायर हटा सकते हैं दोनों तरफ है, ठीक है। तो है ऐसा कि ई नॉट इक्वल्स ई वन प्लस के, तो ई नॉट उसकी सिक्स 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 समझ इनिशियल गया। एनर्जी नेक्स्ट। ऑफ फोटो, हाँ। हाँ ठीक है, दस ई नॉट माइनस ई वन इक्वल्स के। सो अकॉर्डिंग टू 2 7 दिस इज, अच्छा ई इक्वल्स क्या होता है, पी है ना, पी सी होता है, हम्म। पी फॉर अ फोटोन, है ना। तो हाँ। सी टाइम्स पी नॉट माइनस पी, यानी speed of light times difference of the momentum equals the kinetic energy of the electron. Writing k plus m naught c square for E into 6, the equation becomes, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, है ना। तो ई की जगह पे k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर लिख दिया। ये कैसे किया? ये कहाँ पे किया? 2 6 में किया? एक सेकंड रुक, मैं देखो। हाँ हाँ, 2 6 देख लो आराम से। 2 6 तो इसमें ये रहा 2 6। हाँ बस, जो हमारा रिलेशन है ऑलरेडी, हाँ ठीक इसमें है। ई की जगह k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रख दिया है। और राइट हैंड ई साइड की में क्या है जगह फिर इसमें? सेम सेम राइट हैंड साइड में। सेम रख, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर है। अब लेफ्ट हैंड साइड को केवल चेंज किया, लेकिन देखो ना क्यों चेंज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ई जो था वो क्या था, एनर्जी ऑफ अच्छा फोटोन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एनर्जी ऑफ फोटोन था, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो स्प्रेड आउट हो गई ना दो एनर्जीज में। हाँ, ठीक है, तो उसको जो इक्वेट उसका कर दिया है कि जो स्प्रेड आउट हाँ उसको, इक्वल्स इनिशियल। हाँ हाँ स्प्रेड आउट इक्वल इनिशियल, इनिशियल जो ई थी बट स्प्रेड आउट जो है वो है के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो वही लिखा है, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया, इसमें बहुत मैथमेटिकली कर रहे हैं, मैं तो रिजल्ट देखना चाहूंगा इसका क्या निकलता है, ये तो ठीक है शिवम। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी। ये देख रहे हो? क्या? लैम्डा इज हम्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। मटेरियल पे उसका कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी लॉस कहाँ पे आया, ये डेल्टा लैम्डा, अरे एक सेकेंड, इस डेरिवेशन को फिर से देखना पड़ेगा कि, अच्छा 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 ठीक है, हमने एक नॉन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया है ना, वेयर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, हाँ। और उस लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो कैलकुलेट किया है, दैट्स इट। ठीक है, बट हाँ डिफिकल्टी क्या है कि रिलेटिविस्टिक टर्म्स में किया है, तो एनर्जी जो है मोमेंटम के टर्म्स में लिखी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखी हुई है ना। यानी सुनो शिवम, देखो किसी भी एटम के लिए, हाँ मैं इस बात को थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँगा, किसी भी एटम के लिए एक्सटीरियर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो वैसे का वैसा है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटम कि कौन सा एटम है, वेवलेंथ जो है। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रॉन की कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग कि फोटोन की स्पीड भी नहीं चेंज होती, फोटोन की केवल एनर्जी बदल हो सकती है, ठीक है, लैम्डा ये हो बदलता है। सकती है, हाँ हाँ लैम्डा बदलता है, हाँ लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल कर रहा है, दैट्स फिक्स्ड। हाँ, ये तो है। अच्छा, अच्छा इसमें एक एक और और है। चीज शिवम, हाँ। एक चीज सुनो बस, एक चीज, हाँ मोमेंटम जो है, मोमेंटम वो किसी भी फोटोन का सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। मैं इस रिजल्ट को ये ऐसा क्यों आ रहा है इसको बस थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो जहाँ तक फील हो रहा है
किसी भी फोटोन का मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 है, हाँ, ठीक है। भी और कांस्टेंट है। हाँ उसकी, हाँ स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका वो तो कांस्टेंट ही हो गया ना, क्या कहते हैं, हाँ, मोमेंटम। तो उसकी और एनर्जी जो होगी वो उसके रेस्ट मास वाले उसके रेस्ट मास से डिराइव मोमेंटम डिपेंड नहीं करेगी। ओवरऑल हाँ एनर्जी हाँ वो उसके अ, उसके मोशन के कारण जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी उसमें आई है उसके बराबर होगी हाँ, एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड हो गई है, और इलेक्ट्रॉन भी हमेशा फिक्स्ड कंसिडर कर रहे हैं कि भाई वो रेस्ट पे है, तो चाहे कुछ भी कंडीशन ले लें भाई, एनर्जी लॉस जो है वो सेम ही आएगा। तो सिंपल सी बात है। ये देखो, notice that lambda delta lambda the component shift depends only on the scattering angle theta and not on the initial wavelength lambda। हाँ। थीटा पे डिपेंड कर रहा है। Equation 211 predicts the experimentally observed component shift in figure 262 within the experimental limit of accuracy. In 211, we see that हम्म। the delta lambda varies from 0 to 2h by m not c, हाँ। which is equal to 0.09 angstrom for 1 हम्म। degree of scattering। यानी कि हेड ऑन पीछे पलट जाता है 180 डिग्री ऑफ हम्म। scattering। हाँ, चलो हम इस बात को जरा शब्दों में डालते हैं भाई, कि स्कैटरिंग सब्सीक्वेंट से। एक्सपेरिमेंट्स इसको भी एक बार पढ़ते हैं तो और आइडिया लगेगा तब करते हैं। सब्सीक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स डिटेक्टेड द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस, showed that it appeared simultaneously with the scattered X-ray and confirmed quantitatively the predicted electron energy and the direction of, मतलब वो चीज जितना इलेक्ट्रॉन जितनी kinetic एनर्जी से भागेगा वो उतनी ही kinetic एनर्जी से भागेगा। ये चीज एक्सपेरिमेंटली बाद में वेरीफाई हो गई। हम्म। So the presence of peak in 2.6 for which the photon wavelength does not change on scattering must still be explained. And we have assumed heretofore that the electron with which the photon collides is free. Even though electron is initially bound, this assumption is justifiable if the kinetic energy acquired by the electron in the collision is much larger than its binding energy. क्या समझ पा रहे तुम? मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने, देखो पहले ये चीज़ नहीं दिखा रहे थे कॉम्पटन शिफ्ट में, पहले दिखा रहे थे कि केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट किया और उसने ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस किया, मगर अब देख रहे हो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर होकर बाहर निकला है उसका स्टडी हमने एक्सपेरिमेंटली किया, तो हमने देखा ठीक है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इस हिसाब से आएगी कि कुछ कुछ एनर्जी लॉस हो रखी है, एंड दैट वुड डिपेंड entirely on the angle on of scattering theta। क्यों, अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर आउट हुआ है, इट इज एजेक्टेड आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एटम्स ऑफ द लैटिस, लिखा हुआ है ना ये चीज़ यहाँ पे। हाँ, तो ये चीज़ एक तो नहीं समझ आई मुझे, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे, एक और चीज़ बहुत सही समझ आई है कि इसको हम क्लासिकली समझ रहे हैं, हम तो क्लासिकली ही पढ़ रहे हैं, केवल हाँ, रिलेटिविस्ट, है ना, केवल रिलेटिविस्टिक इसमें इफेक्ट्स डाल दिए हैं, बट है ये इंटायरली क्लासिकल नॉन इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तुम ही बताओ भाई होता क्या है। मान लो मैं तुम्हें शुरू में बात बताऊँ, एक बॉल है और दूसरी बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब एक बॉल स्ट्रेट आई, उसको हिट करी, दोनों दूसरी दूसरी डायरेक्शंस में चल दी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि कुछ एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग द कोलिजन वो लॉस होती है, ठीक। अब उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है वो हम इस बारे में डिफाइन पता लगा सकते हैं कैसे, कि एनर्जी की वेलोसिटीज़ क्या है बाद में,
बाद में उनकी वेलोसिटीज क्या है उसके क्या कहते हैं उसके बेसिस पे हम ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई एनर्जी लॉस कितना हुआ। सेम वे, बिल्कुल सेम वे हमने ये कहा कि हमने एक फोटोन दिया, उसकी एनर्जी पता है, हुआ क्या उसका हमने कोलिशन करा है इलेक्ट्रॉन के साथ, कोलिशन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में भाग गया और वो फोटोन दूसरे डायरेक्शन में। एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हमने नोटिस किया कि जो बाद में एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो कुछ हमें कम मिली है, कुछ वेवलेंथ जो है उसकी बढ़ी हुई मिली। अब उसका ऑब्वियसली रीजन उन्होंने मैथमेटिकली दिखाया, अभी जो इक्वेशन ने डिराइव की है, तो उससे हमको ये नहीं समझ आया, केवल ये समझ आया कि ठीक है रिलेटिविस्टिक फिनोमेना हुआ यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कुछ एनर्जी लूज की, कुछ एनर्जी गई उनकी, जिसकी वजह से क्वांटम शिफ्ट मिला, बस। लैम्डा में शिफ्ट है क्वांटम शिफ्ट, और हमेशा लैम्डा घट जाता, सॉरी बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा डेफिनेटली। घटेगा नहीं कभी भी। हाँ और क्या, बढ़ाना तो घटाना तो यानी एनर्जी देना, हाँ, तो एनर्जी लॉस ही हो रही है। अच्छा नहीं शिवम, एक चीज तुम भी मुझे बताओ, तो क्या हम ये कह नहीं सकते इसमें कि ये एक क्या कहते हैं नॉन इलास्टिक फिनोमेना ही दिखाया हुआ है? तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस पॉइंट पे, व्हाट्स योर व्यू? इलास्टिक होता तो सारा का सारा चीज वापस रिफ्लेक्ट हो गया होता, लेकिन यस। वो जो चीज इंसिडेंट है वो दो डायरेक्शन में स्प्लिट होके उसी डायरेक्शन में चलती चली जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये ऑब्वियसली नॉन इलास्टिक, एक तरह से नॉन इलास्टिक है, लेकिन क्योंकि कोई थर्ड नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है और दूसरा हाँ स्कैटरिंग एनर्जी कैरी कर रही है, कोई थर्ड हाँ कैरियर नहीं है ना। हाँ। तो इलास्टिक हम्म भी हो सकते हैं, नॉन इलास्टिक भी हो सकते हैं, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। नॉन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है, लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन में भी हुआ है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, फ्रिक्शन, हम्म। डिफिकल्ट ट्रेस, हाँ शिवम, एक पॉइंट प्रोडक्शन तो ऑफ तुमने हीट। अच्छा उठाया। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ हीट हो गया मान लो किसी मटेरियल में, तो ऑब्वियसली फिर हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में कितनी हीट, कितना टेम्परेचर राइज है। तो फिर ये होगा कि अरे ये इनइलास्टिक है, लेकिन ये यहाँ पे इलास्टिक ही हम बोलेंगे इसे ना, इन प्रिंसिपली। एक सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम ट्रेस नहीं कर पाते कि भाई वो एनर्जी कितनी किनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, वो क्या इसकी हम्म किनेटिक ओरिजिनल एक्सरे से ही निकली हुई है क्या, तो स्कैटर्ड हम्म एनर्जी, सॉरी स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी इक्वल्स इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी। ये चीज अगर नहीं होता, ये रिलेशन एनर्जी कंजर्वेशन का जो, हम्म अगर ये फॉलो हम्म नहीं होता, कोई एक हम्म एक्स्ट्रा टर्म आता है इस इक्वेशन में जो कि अनट्रेसेबल होता, कहाँ गया हम्म नहीं पता, तो हम कह सकते थे कि ये इनइलास्टिक है। हम्म। क्योंकि इनइलास्टिक में भी एनर्जी कंजर्वेशन तो फॉलो होता ही है, अनट्रेसेबल होता है एक फैक्टर। हाँ हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ एनर्जी एक, कंजर्वेशन हो तो हमेशा ही फॉलो होंगे। हाँ, हम्म। लेकिन यहाँ लेकिन पे हाँ वो ट्रेसेबल है अनट्रेस, सारा का सारा। नहीं इसमें तो ट्रेसेबल है, तो फिर लॉस कहाँ पर है? मुझे ये चीज़ फिर लॉस अभी कहीं भी, नहीं हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है इसमें, कहाँ तो लिखा फिर है एनर्जी लॉस वर्ड चेंज कहाँ क्यों आया? है? हाँ, लॉस, एनर्जी चेंज क्यों है? यस एनर्जी चेंज एनर्जी, हुई क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कुछ एनर्जी एक्सरे के फॉर्म में मिल रही है लार्ज लैम्डा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक बात शिवम, एक चीज़ आई, हाँ 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 देखो, हाँ, ठीक कह रहे हो। हमने देखा ना, अरे ओ हो, ये तो पॉइंट मिस कर रहे थे, शिट शिट शिट। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सुनो सुनो, हमने एक चीज़ नोटिस की शिवम, हमने जो स्कैटर्ड बीम जो है ना, स्कैटर्ड बीम, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हुए हैं उनकी वजह से है, उनकी एनर्जी ही लैम्डा प्राइम है। जो देखो हुआ क्या, हमने एक फोटोन दिया, ठीक है, एक्सरे का,
हमारे पास दो फोटॉन्स, हमारे पास दो वेव्स आई हैं, तुम ये चीज नोटिस करो, दो वेव्स आई हैं, दो, नॉट वन बट टू। माइंड दिस कि फोटोन, एक एक फोटोन तो वो रहा ही रहा ना, वो खत्म थोड़ी हुआ, कहाँ खत्म ही हुआ। तुम उस डायग्राम को दिखाओ यार, उस डायग्राम को जिसमें कोलिजन दिखा रहा है। हाँ अब समझ आया मुझे। हाँ बस 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 बस, इधर देखो जरा, इसमें देखो। हमने क्या कहा कि ठीक है, एक फोटोन हमने एमिट किया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पे लड़ा जाके। अब क्या हुआ, वो फोटोन चल दिया, वो फोटोन भी है, खत्म नहीं हुआ वहां पे। हुआ क्या कि उससे एक फोटोन रिलीज हो गया अपना, और एक इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हुआ। तो यानी हमें दो दो रेडिएशन मिल रहे हैं ना शिवम, हमें दो रेडिएशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? तुम बताओ, इस बात पे राजी करो क्या? ओके फिर। और फिर क्या हुआ कि हमने जो स्कैटर्ड एनर्जी जो हमने रीड आउट की है, वो उस इलेक्ट्रॉन की रीड आउट की है जो कि स्कैटर अवे हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई उसकी एनर्जी कुछ कम आ रही है। हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखी, हमने कहा कुछ कम आ रही है, तो हमने कहा वो कम है। अच्छा वो कम क्यों है? क्योंकि बची खुची जो एनर्जी है जो कि कम आ रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड उस फोटोन के पास चला जा रहा है जो कि स्कैटर अवे हो रखा है। यानी एनर्जी दो मैं बोल रहा भाग में हूँ, बट गई। वही तो बात है, अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो जा रही है, ये देखो स्प्लिट हो रही है एनर्जी। नहीं तो हम लोगों ने दोनों एनर्जीज को एंड में देखा नहीं ना। हमने ये चीज तो नोटिस की ही नहीं कि अरे भाई एक फोटोन दूसरा भी तो मिल रहा है, कुछ लो एनर्जी का होगा बट मिल रहा है ना। तो मुझे बताओ, इन्होंने उस फोटोन की बात की एक बार भी पागल लोगों ने कि हाँ एक और फोटोन मिलता है, मगर हाँ उसकी एनर्जी को हम कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हैं? ये बात बोलो मुझे, इन्होंने कहा है गधे, मुझे गुस्सा लग रही है इन पे। मैं नहीं समझ कंफ्यूज करा। गुस्सा क्यों लग रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ देख, तुम्हारी हाँ बात। हाँ सुनो सुनो, मेरी बात सुनो बस, अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ हमने एक फोटोन, हमने एक न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट किया, हाँ ठीक है। अब हमने देखा वो स्कैटर हो गया, हमें हाँ रिजल्टिंग रेडिएशन जो मिला है वो मिला है न्यू प्राइम फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब न्यू प्राइम फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन मिला है, वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम इज स्मॉलर देन न्यू, ठीक है, ये डेफिनेटली बात फिर, है, डेफिनेटली। ठीक है। तो ये जो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिला है ना, ये पता है क्या है? क्या है? ये है इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन, ये है इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा भाई हमने फोटोन दिया, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नोटिस कर ली, हमने देखा कि उसकी एनर्जी कम आई है। कम क्यों आई है? उसका रीजन ये है कि जो कम एनर्जी, जितनी भी अमाउंट मैग्नीट्यूड जितना भी कम एनर्जी वाला है ना, वो मैग्नीट्यूड उस फोटोन ने अपने पास रखा और वो चल दिया, वो वैनिश नहीं हुआ, वो वैनिश नहीं हुआ। ये बात पॉइंट समझो शिवम जरा, वो वैनिश नहीं हुआ है। उस फोटोन ने भी कुछ एनर्जी रखी है, मे बी उसकी लैम्डा, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम बहुत ज्यादा हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई होगी, मे बी उसका लैम्डा बहुत बड़ा है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट इट एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स। ये बात समझो प्लीज, इस बात को समझो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसा क्या बोल रहे हो? क्योंकि वो है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे आओ, मैं दिखाता हूँ, ये बात पे क्योंकि तो यहाँ डाउट है। पर एक और अच्छा बताओ कहाँ पे। नीचे आओ थोड़ा सा, और और बस, अरे हाँ बस 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 बस। देखो ऐसे सेकंड पैराग्राफ देखो, सब्सीक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स डिटेक्टेड द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, पढ़ना, सब्सीक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टेड रिकॉइल द रिकॉइल, इलेक्ट्रॉन मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो कि निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है, एनर्जी लेके जा रहा है, एग्जैक्टली, किनेटिक एनर्जी जो एग्जैक्टली, लेके जा रहा है, वो जो स्टेशनरी एग्जैक्टली, और जो एनर्जी लेके भी जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। It appeared simultaneously with the scattered X-ray. हाँ, इसमें स्पेशल क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे अब तक पता ही था। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे उस बात का गवर्न नहीं कर पा रहे थे कि वो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो क्यों आ रहा है। तुमने वो बात नहीं बताई ना, वो तुम्हें मे भी पता होगी, बट तुमने ये बात नहीं की कि एनर्जी इज स्प्लिटिंग इनटू टू एंड वी आर जस्ट
ignoring one set of energy and looking at the other. ये बात तुमने नहीं कही ना. ये कहाँ हुआ? ये देखो, ये इक्वेशन देख रहे हो तुम? ये वाली इक्वेशन देखो, या फिर कोई और देख लो, पहले वाली. सब में तो यही बात हुई है, तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुई है. देखो यहाँ पे, ये एनर्जी ई नॉट लेके आया, ओरिजिनल ई नॉट एनर्जी थी, फिर वो दो पार्ट में स्प्लिट हुई, कितनी? E1 और K में स्प्लिट हुई, है ना? है ना? ई नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस K ही तो लिखोगे. हाँ, तो यार वही तो है ये, तब से हम लोग यही तो बात कर. नहीं तो ऐसा, अरे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैथमेटिकली इट्स वेरी साउंड. ठीक है, शुरू देखो, मैं इनिशियल पॉइंट पे आता हूँ जो शुरू में लिखा हुआ था. उन्होंने कहा अरे बिल्कुल टॉप पे चलो यार, टॉप पे चलो, मैं उसका पॉइंट दिखाता हूँ तुम्हें. और ऊपर, और ऊपर, और stop. Third paragraph, last lines. Since the incident photon transfers some of its energy to the electrons with which it collides, the scattered photon must have a lower energy E prime. ओके, फिर ये मुझे पता है. तुमने कहा वो एनर्जी E प्राइम कम क्यों हुई? तुमने कहा वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है. अरे मैंने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब किया ना, थोड़ी एनर्जी इसको मिल गई, थोड़ी स्कैटर हो गई. यही तो मैं कह रहा हूँ तब से. अब्सॉर्ब किया और किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, भाग रहा है वो इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करके. अब्सॉर्प्शन मेरा ये मतलब नहीं था कि अब्सॉर्ब होके वो स्कैटर गायब हो गई, एनर्जी अनट्रेसेबल हो गई. मेरा मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन ने इंसिडेंट एक्सरे की कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की है, और एब्जॉर्ब करके वो गायब नहीं हो गया, एब्जॉर्ब करके वो ट्रेसेबल है, उसकी किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. हाँ, नहीं ये मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था कि क्यों, कहाँ, कैसे जा रहा है. चलो वो ठीक है, बात आगे अब बढ़ते पता हैं. है. समझ गया मैं तुम्हारी बात. हम्म. कुछ तुमको अचानक से समझ में आया जो तुम्हारे दिमाग में अब तक थी नहीं. होता है कभी. एनीवे, तो हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट देख लिए हैं. नहीं इसमें अब एग्जैक्टली, हाँ इसको कंक्लूड कर लो, इसको तो अच्छा रहेगा. the presence of the peak in figure तुम पढ़ो. ठीक है. The presence of the peak in figure 2.6 for which the photon wavelength doesn't change on scattering must still be explained. We have assumed theretofore that the electron with which the photon collides is free, even though the electron is initially bound. This assumption is justifiable if the kinetic energy acquired by the electron in collision is much larger than its binding energy. If the electron is particularly strongly bound to an atom, the target, however, or if the incident photon energy is very small, then there is some chance that the electron will not be ejected from the atom. In this case, the collision can be regarded as taking place between the photon and whole atom itself. The ionic core to which the electron is bound in the scattering. अरे आगे बढ़ाओ. पेज शिफ्ट. मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात. अच्छा सॉरी. ओके. The target recoils as a whole during the collision. The target recoils as a whole during the collision. Then the mass m of the atom is the characteristic mass of the process, and it must be substituted in the Compton shift equations for the electron mass m naught. Since capital M, the mass of atom, is very greater than m naught, the mass of electron, the Compton shift for collisions with tightly bound electron is seen from 211 and 212 to be immeasurably small. So that the scattered photon is essentially unmodified in wavelength. To summarize, some photons are scattered from electrons which are freed by the collision. These photons are modified in the wavelength. Other photons are scattered from electrons which remain bound during the collision. These photons are not modified in wavelength. बस बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया एक्सप्लेनेशन. खत्म. शिवम,
देखो ये समराइज वाली लाइन कितनी बढ़िया है. Other photons are scattered from electron which remain bound during the collision. These photons are not modified in wavelength. ये कैसे हो सकता है? बस यही तो चाहिए था, यही सबसे बताओ जरा। इम्पोर्टेंट था सबसे. देखो हम शुरू में क्या करते थे याद करो. हमने कहा भाई एक फोटोन आ रहा है, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट किया, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट कर दी, ठीक है. इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिलीज या वेस्ट नहीं होती है. जीरो वेस्टेज ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स कि जो भी, यानी हाँ, इसका मतलब तो समझो कि इसका मतलब ये है ना कि भाई जो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट की है उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट भी होगी, ठीक. मगर होता क्या है कि हमने जो फोटोन है वो उसके पास एनर्जी आता है वो. एक मिनट, तुमने जिस एनर्जी की लाइट इंसिडेंट की है उतनी ही स्कैटर होगी, तुम ये बोल रहे हो? बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करके वो बाहर नहीं आया ना एनर्जी. अच्छा, वो अब्सॉर्ब किया है, फिर वो हायर एनर्जी स्टेट गया है, फिर लो एनर्जी गया है, और फिर इस प्रोसेस में उसने फिर रीएमिट कर दिया है. ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है ना. ऐसा तो लिखा नहीं है कि हाँ उसने क्या, कैरेक्टरिस्टिक में यही तो होता है. कैरेक्टरिस्टिक में तो यही तो होता है. फोटोन इंसिडेंट है, एक्सरे फोटोन, उसको किसी एक इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया, वो नॉकआउट हो गया. अब वो नॉकआउट होकर के वो बाहर चला गया एटम के, है ना? ठीक है. और एक्सरे पूरी की पूरी अब्सॉर्ब हो गई उसके नॉकआउट होने में. और दूसरी चीज ये है कि अब वो जब बाहर है तो वो इधर उधर टहल रहा है. अब वो किसी और एटम में या फिर उसके ओरिजिनल एटम में ही अगर जाके वापस अपनी जगह पे सेटल हो जाए, कंप्लीट करो. नॉकआउट हुआ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मान लो कि वो अंदर कहीं से नॉकआउट होता है, एक के शेल से मान लो होता है, के शेल नॉकआउट हो गया. उसके बाद हम देखेंगे एल वाला कूद के में आया, एम वाला कूद के एल में आया, ऐसे करके होगा ना. और ऐसे करते करते हम देखेंगे एक्सरे रिलीज होती है, फिर उससे छोटी एनर्जी, फिर छोटी एनर्जी से रिलीज होती है, ठीक है. और फिर हम देखिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर टहल रहा है और फिर वो वापस शेल में जाकर के फिट हो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन. इसमें भी तो एक्सरे रिलीज हो ही रही है. नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि और भी रेडिएशन रिलीज होएंगी. ऐसे हाँ, प्रॉब्लम है कि यार शिवम, एक और चीज़ है. देखो हमने एक्सरे क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन और एक्सरे क्रिएटेड बाय फोटोन, इसमें कुछ चेंज है कि नहीं है, ये बताओ मुझे. यही तो बात है कि मान रहे हो. देखो हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट की है ना, हमने देखो एक्सरे प्रोडक्शन में जो हम करते थे वो हम हाई एनर्जी 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे एक्सीलरेट करे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करते थे किसी एटम पे. ये बात मत भूलो ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इंसिडेंस करते हैं. उनके पास एक स्पेसिफिक रेस्ट मास भी है और फोटोन डजंट हैव मास एट रेस्ट, ठीक है. तो इसकी एनर्जी ऑल टुगेदर कम है. ऑलराइट. अब क्या हुआ, हमने इसको एक हाई एनर्जी एक्सरे फ्रीक्वेंसी का फोटोन पुट किया किसी एटम पर. तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है. इट डिपेंड्स कि स्कैटरिंग एंगल क्या है, किस एंगल पे वो पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, वो डिपेंड करता है. तो बताओ कि ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है? अदर फोटॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट लाइन है कहाँ पे? हाँ, ये भी है ना कि टू समराइज सम फोटॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्रीड बाय द कोलिजन. हाँ, these photons are modified in wavelength. बिल्कुल. मैं बताता हूँ ना, मैं एक एक लाइन. हाँ, अब सुनो. टू समराइज सम फोटॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स which are freed from the collision. नहीं, समझना जरूरी है. शॉर्ट लेंथी आई डोंट केयर. These photons are modified in wavelength. तो फिर मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा इसलिए. नहीं, जस्ट लिसन टू वर्ड. ओके, ठीक है. ठीक है, मैं कम से कम शब्द देता हूँ तुम्हें. कुछ फोटोन ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को
फ्री कर देते हैं, उसको बाउंड, जो वो एटम से बाउंडेड है उसको नॉकआउट कर देते हैं. द फोटॉन्स फ्री द इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये चीज हो रहा है, इफ दिस इज द केस, देन द फोटोन energy gets reduced by some extent. This loss in energy results in the change in wavelength. The wavelength is changed due to this loss of energy. So this way, the scattered photons have a modified wavelength. Whereas माइनस if आयोनाइजेशन एनर्जी. हाँ आयनाइजेशन एनर्जी होगी या जो भी उसकी किनेटिक एनर्जी जो भी होगी ना, उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, ये बात है. और नेक्स्ट मगर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अदर photons are scattered from electrons which remain bound during the collision. These photons are not modified in wavelength. This point says कि हमने एक फोटोन एमिट किया, इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फील किया and it starts vibrating in its orbit itself. Due to this, it emits a wavelength. ऑर्बिट में अगर नहीं भी है, ऑर्बिट में वो कैसे वाइब्रेट करेगा? ये मान सकते हैं वो बाहर खड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी है, और वो हाँ फील्ड के कांटेक्ट में आके बाउंड है. कहने का मतलब शिव बाउंड है, कहने का मतलब वो अभी ना वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, वो बाहर नहीं जा सकता ऐसे, ठीक है, उसको कुछ तो परमिशन लेनी पड़ेगा न्यूक्लियस से कि भैया हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ. अगर हम ये मान के चले कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े, जैसे इसने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था कॉम्पटन ने कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग में. नहीं, अगर ऐसा फील कर लिया हमने तो हर 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 फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा और हर वेवलेंथ में मॉडिफिकेशन होगा. बिल्कुल, अगर उस बात को हम ट्रू मान लेते हैं. ये बात फिक्स्ड है. नहीं, ये बात पहले मुझे परफेक्टली बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं कि ये समराइज क्या किया है? इस बात में भी डाउट है तो बताओ पहले कहीं पर. नहीं ठीक है. हाँ, ये आगे पढ़ते हैं, इसमें कुछ अच्छा दिया हुआ है. रेले स्कैटरिंग है. Process that scatters photons without changing their wavelength is called Rayleigh scattering. देख रहे हो? The process that scatters photons without changing their wavelength is called Rayleigh scattering. After the physicist who developed the classical theory of the scattering of electromagnetic radiation by atoms around the year 1900, he considered a beam of electromagnetic waves whose oscillating electric fields interacts with the charges of the atomic electrons in the target. This interaction produces forces on the electrons which causes oscillating accelerations. As a result of these accelerations, the electrons will radiate electromagnetic waves of the same frequency and in phase with the incident waves. Thus, the atomic electrons absorb energy from the incident beam of X-rays and scatters it in all the directions without modifying their wavelength. Although this classical explanation of Rayleigh scattering is different from the quantum explanation presented in the preceding paragraph, both explain the same feature observed in the measurements. Thus, Rayleigh scattering is a case where classical and quantum results merge. देखो कितनी बढ़िया बात कही है. देखो समझ आया कितना बढ़िया है कि मतलब कि कॉम्पटन वाले में जो चीजें हो रही है वो हम क्वांटम मैकेनिकली बात कर रहे हैं, और रेले वाले में जो बात कर रहे हैं वो क्लासिकली बात कर रहे हैं. हाँ although this classical explanation of Rayleigh scattering is different from the quantum explanation present in this paragraph. Preceding देखो रेले स्कैटरिंग. हाँ देखो तो रेले और कॉम्पटन में डिफरेंस बहुत अच्छा समझ आ गया. रेले ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं स्टे करेगा, ठीक है. देखो मैं यही बात शुरू में कह रहा था कि एनर्जी लूज कहाँ हो रही है, वेयर इज द एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड. तो वो एनर्जी कॉम्पटन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, उसके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में चली गई, ठीक है. बट रेले ने बोला कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बस मूव कर रहा है और उसने बस एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी उसने यूज की और उसने उसको फिर थ्रो आउट भी कर दिया इन फॉर्म ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. तुम एक चीज को कंफ्यूज कर रहे हो. रुको. कोई एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाउंड है के में, और एक्सरे करिए हम उसको नॉकआउट कर रहे हैं, ठीक है. तो एक्सरे देके नॉकआउट कर रहे हैं. हाँ. ये फंडामेंटली एक अलग
के केस कंसिडर करो, इससे हटा दो, ये सब पूरा हटा दो। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट एक्सरे है कि शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हमने के शेल हाँ इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है, तो नॉकआउट हो गया, ठीक है तो उसकी किनेटिक ठीक है। एनर्जी तुम कह रहे हो। मैंने जो बात कही है वो केशल को पहली बात हम एक्सरे किस फॉर्म की है यार, मैं इस बात को तुम एक बार इसको सर्च कर लो कि एक्सरे इलेक्ट्रॉन एक्सरे और अम, नहीं नहीं नहीं, मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि तुमने अभी अभी एक चीज कही ना, तो वो चीज हाँ हाँ बिल्कुल। अभी शायद तुम कैसे बोल गए वो बात, काफी हाँ हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी सी थी, शायद ध्यान नहीं। बताओ। कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है एटम के अंदर से बिकॉज हम्म से, फिर तुमने बोला कि उससे किनेटिक एनर्जी मिली, है ना, ऐसे तुम बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसको काइनेटिक एनर्जी मिली बिल्कुल। तो वही तो, किनेटिक एनर्जी कैसे मिल गई, आयोनाइजेशन एनर्जी ने मिली। अरे सुनो सुनो सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी मिली तब वो बाहर जा रहा है, अब वो बाहर जाने के बाद अब अगर एक्स्ट्रा, यही तो एक्स्ट्रा एनर्जी और मिली तब तो जाके उसको किनेटिक एनर्जी मिलेगी, वरना उसके पास किनेटिक एनर्जी कहाँ रहेगी, वो केवल बाहर चला गया है। यही तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन। थोड़े लेटर में क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। सुनो सुनो, हाँ तो वो बाद में मिलती है, वर्क फंक्शन प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हेलो हेलो हेलो। आई एम लिसनिंग। हाँ, इंसिडेंट यूवी है, उसने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया बाहर, तो नॉकआउट करने में जो एनर्जी खपेगी दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, और फिर एक्स्ट्रा किनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, सो दैट इज एक्स्ट्रा थिंग, वो आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। बात समझ में क्या कह एक्स्ट्रा रहा कहाँ हूँ। से आ रही है, एक्स्ट्रा कहाँ से आ रही है? हाँ वो इंसिडेंट फोटोन से ही आ रही है ऑब्वियसली, बस लेकिन लेकिन गॉट लेकिन द अगर आंसर। मान लो कि नहीं होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है, वो केवल वर्क फंक्शन के बराबर है या एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, तो इस केस में किनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी ना। ऐसा नहीं है। कुछ करते हो कि नहीं। नहीं, डिसएग्री। अरे अर्जुन, मेरा मैं ये पॉइंट। कह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम कैसे डिसएग्री कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। सुनो, इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है, उसकी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ठीक है। तो अब इसके कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है तो उसकी किनेटिक रहेगी। जीरो रहेगी। हाँ, तो वही मैं बोलूँ, तुम डिसएग्री कर रहे हो। वही कहाँ बोल रहे हो अभी? मैं अभी वही मैं चीज उसके बोलता आगे हूँ, बोल रहा था। तुम रिकॉर्डिंग नहीं देखो, नहीं, लेट्स तुम रिकॉर्डिंग एक्सटेंड। देखो। रिकॉर्डिंग छोड़ो, मैं कहता हूँ लेट्स एक्सटेंड दिस पॉइंट। अब हमने एक्सरे फोटोन दिया उसे, एक्सरे फोटोन, ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन। उसने उसकी वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी थी उसके हाँ, तो पास। इस केस में ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, चलो ठीक है। तो मैं वही, तो हम लोग कौन सी बात ही कर रहे हैं? हमने अल्ट्रावायलेट कब बोला ये बताओ मुझे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है हमने ठीक अल्ट्रावायलेट कब यूज़ किया? है। नहीं मैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। है ना, हम तो एक्सरे एमिट कर रहे हैं, एक्सरे नहीं एमिट करने मतलब से मैं, इलेक्ट्रॉन मेरे इजेक्ट कहने आउट का हुआ। मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर एक्सरे, चलो छोड़ो, इसमें नहीं फंसते हैं, अननेसेसरी फंसे। नहीं नहीं नहीं, स्टिल स्टिल पॉइंट शुड बी क्लियर, पॉइंट शुड बी क्लियर कि हाँ, एक अगर एक्सरे एमिट किया है तो वो इट विल डू टू थिंग्स। वन, कि वो उसे आयनाइज कर देगा, प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे देगा। दोनों बातें कर सकता है वो एक फोटोन। वो एक फोटोन भी कर चीज कर सकता है, इस बात को यस या नो? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो रेले स्कैटरिंग भी हो गया है। रेले स्कैटरिंग में ये कहा है कि नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं किया है, इसलिए कोई एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं हुई। जैस एनर्जी का फोटोन आया था उसी एनर्जी का फोटोन हमें मिल भी जाएगा किसी और इलेक्ट्रॉन, एंगल पे। मतलब बीच में एक मीडियम इलेक्ट्रॉन वो वाइब्रेट कर रहा है, तो रिले हाँ स्कैटरिंग हो रही है। हाँ हाँ, रेले स्कैटरिंग हो रही है बिल्कुल। अरे इसे ये पूरा पॉइंट करते हैं इन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक और है बड़ा अच्छा ही। हाँ। Interesting to ask, in what region of electromagnetic spectrum relay scattering will be dominant process? And in what region हम्म। Compton scattering will be dominant process? अच्छा, मतलब वेवलेंथ का रीजन पूछ रहे हैं? It is interesting to ask किस region में relay dominating होगा, किस region में Compton dominating होगा. If the incident हम्म। is in the visible microwave or radio part, high lambda part, low energy part.
when lambda is extremely large to the Compton shift delta lambda, independent of whether an electron or an atomic mass is used in evaluating the Compton wavelength. Thus, the scattered radiation in this region of the spectrum, will in all circumstances have a wavelength which is the same as the wavelength of the incident radiation within experimental accuracy. So lambda turns to infinity, quantum results merge with the classical results and Rayleigh scattering downwards. That's wavelength. मतलब लैम्डा बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके सारा का सारा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो जैसा उसको मिला वैसा वो रेडिएट कर देगा इलेक्ट्रॉन, है ना. लेकिन अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, लैम्डा कम है, इट्स नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उस केस में जो होती है वो चीज होगी ना, dominate करेगी. Into the X-ray region of the spectrum, Compton scattering starts to become important, particularly for scattering targets of low atomic number, where the electrons are not very tightly bound. The wavelength shift scattering from an electron, which is freed in the process, becomes measurable. ज़्यादा वेवलेंथ शिफ्ट ज्यादा हो जाती है. वेवलेंथ शिफ्ट ज्यादा नहीं होगी इन द केस ऑफ रेले, उसमें ये चीज आएगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. इन द गामा रे रीजन lambda tends to 0, the photon energy becomes so large that an electron is always freed in an collision, always freed, and Compton dominates. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पढ़ो. It is in short wavelength. एक बात बताओ मुझे, एक चीज सबसे समझ में नहीं आ रही है, तब से समझ नहीं आ रही, मैं ट्राई कर रहा हूँ. कॉम्पटन, तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में इसने बोला कि इसने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट एक्सरे इंटरैक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्री और स्टेशनरी है. और फिर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको नॉकआउट कर रही है ये एक्सरे रेडिएशन. मैं ये डिस्पैरिटी समझ नहीं पा रहा हूँ. मैं बताता हूँ. कॉम्पटन ने अज्यूम किया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने बस इतना प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा कि हाँ ठीक है हमें शिफ्ट मिल रहा होगा, ठीक है, वेवलेंथ कम मिल रही है, तो उसने इस बात का रीज़न इस तरीके से दिया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है. अरे बाहर आ जा रहा है इसका मतलब क्या, उसको फ्री अज्यूम कर रहे हैं ना, फ्री अज्यूम कर रहे हैं तो बाहर आ जा रहा है. उसने ये चीज़ मेरे ख्याल से उसने प्रैक्टिकली देखा होगा, प्रैक्टिकली उसने नोटिस किया होगा कि बाहर आ रहा है, इसका मतलब उसने देखा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो आ सकता है. मगर बाद में जब रेले ने भी देखा और कॉम्पटन ने अलग अलग इंसिडेंट की वेवलेंथ्स, तब उसने नोटिस किया कि नहीं, एक पर्टिकुलर हाई एनर्जी देने पे ही कॉम्पटन स्कैटरिंग हमें मिल रही है, कॉम्पटन इफेक्ट मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा, वरना रेलिंग इफेक्ट मिल रहा है. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल पे हमें सिर्फ रेले स्कैटरिंग मिल रही है. तब ये बात पता चली कि नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को भी एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए जिस अगर उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी मिला देते हैं उसे तो वो नहीं बाहर आता है, तो हमें नहीं मिल रहा है. तो फिर उसने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री. ठीक है, ये बात उसने बाद में कही. शुरू में तो उसने, देखो ये कॉम्पटन इफेक्ट बेस्ड इसी बात पर है ना कि हाँ ये तभी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव फ्रीली. बाद में ये बात समझ आई कि एक्चुअली इट कैनॉट मूव फ्रीली, बट इट कैन इफ वी प्रोवाइड सच एनर्जी कि वो अपने थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर दे. अच्छा ये देखो, ये लाइन पढ़ो. In the classical model, the oscillating electric field vector in an incident wave of frequency nu acts on the free electrons in the scattering target and sets them oscillating at that same frequency. फ्री इलेक्ट्रॉन का माने यहाँ पे है जो कि एटम्स के बाहर है.
एटम्स के बाहर है, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो इस बात पे चर्चा करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? क्योंकि किसी भी एटम के पोटेंशियल वेल में फंसा हुआ नहीं है। और नहीं, और फ्री का मतलब नहीं नहीं, किसी भी एटम, इसका मतलब ये है ना कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हाँ उसके हाँ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम्स के यहाँ वो जा सकता है, घर किसी के भी घर जा सकता है बिना किसी परेशानी के, बस फ्री तो यही हुआ ना। हाँ हाँ। मगर उसको किसी ना किसी अपने जानने वाले के ही घर जाना है, वो खुले आसमान में नहीं उड़ सकता है, ठीक है, वो सरफेस ऑफ द लैटिस पे ही रह सकता है, ठीक है, उसको बस इतना अलाउड है कि भाई आप ग्रेफाइट किसी भी ग्रेफाइट एटम के यहाँ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर आपको अगर खुले आसमान में उड़ना है तो आपको एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप नहीं भाग सकते, आपको किसी ना किसी के घर में ही रहना है, फिक्स्ड। इट इज क्वारंटीन्ड इनसाइड, है ना, स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ एटम्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वही है जो कहीं भी टहल सकता है, ठीक है, मगर बाहर नहीं जा सकता लैटिस के, अपने आप बाहर नहीं जा सकता, ये बात फिक्स्ड है, ठीक। ओके। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या परेशानी क्या है यहाँ पे अभी भी? परेशानी क्या है यहाँ पे? व्हाट आंसर आर यू डू यू वांट टू फाइंड? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को कंसिडर करें, ये देखो यहाँ पे फिगर जो है, तो इसमें हम्म अगर हम इंसिडेंट की लाइट को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन टू हम्म पार्ट्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी, वन पार्ट गोज टू द स्कैटर्ड फोटोन, हम्म लैम्डा बढ़ जा रहा है ऑब्वियसली। हम्म दूसरा है इट गोज टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम्म है ना, और हाँ नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस के। हाँ हाँ ई नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस के, ठीक है। मुझे हाँ समझ में ये नहीं आ रहा है, देखो ये बात तो हो रही है क्वांटम 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 इंटरेक्शन की हो रही है ना। हम्म हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अगर क्वांटम की बात हो रही है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को जा रही है, वो उसको किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूरी की पूरी मिल रही है ना, जो जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, हाँ 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 वो एनर्जी पहले उसको आयोनाइज किया, फिर जाकर के उसको एक्स्ट्रा थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी दिया, ये ऐसे नहीं हो रहा है। आयोनाइजेशन की बात ही हम्म नहीं है यहाँ पे, हम्म हम्म समझ रहे हो। हम्म तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तब इसमें बात ही नहीं हो रही है उस चीज की, आयोनाइजेशन की। यहाँ पे बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे चल के फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आयोनाइजेशन की भी बात आ रही है। रेले के केस में बात क्लियर है, रेले का एकदम क्लियर फंडा है, इलेक्ट्रॉन हाँ ऑसिलेट कर रहा है, वो फ्री है तभी ऑसिलेट करेगा ऑब्वियसली, और नहीं भी है हम्म किसी तरह उसने ऑसिलेट करा दिया जबरदस्ती क्लासिकली। तो वो ऑसिलेट किया, फिर उसने उतनी एनर्जी बाहर दे दी ऑसिलेट करके, हम्म का पूरा बाउंस हो गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम्म पे, ठीक है। हम्म लेकिन कॉम्पटन ने बोला कि पूरी एनर्जी किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल रही है ना, हम्म आयोनाइजेशन हम्म में नहीं जा रही है पहले और फिर जाके उसको किनेटिक एनर्जी दे, वो हम्म नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे हो मैं किस चीज में फंस रहा हूँ। You just complete your words. आई हैव कंप्लीटेड माय वर्ड। आयनाइजेशन की बात नहीं लिखी हुई है कहीं पे भी। उस डायग्राम में तो एटलीस्ट नहीं थी कॉम्पटन नहीं नहीं, इंटरैक्ट। कहीं इस पूरे जितना भी हमने पढ़ा है कहीं पे हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल या वर्क फंक्शन की बात कही क्या? नहीं कही। देखते हैं इस बात को। नहीं नहीं कही। कही। हाँ। अगर नहीं कही तो फिर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन, ये बात जानना जरूरी है फिर। काइनेटिक एनर्जी मिल जाने का मतलब क्या? उस जो सरफेस ऑफ सी है जहाँ फ्रीली वो मूव कर सकता है, ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी मिलने का मतलब ये है कि वो तेजी से भागेगा उस सी के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स के ना, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर, फ्रॉम वन एटम टू अदर वो भाग सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या?
हम तो यही जानना चाहते हैं उसको क्या, हम देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता है हमें कि हमने इतनी एनर्जी दी कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाए, प्लस अगर और एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में चली जाए, यानी इलेक्ट्रॉन भागेगा फिर बहुत तेजी से हाँ दूर। हाँ हाँ हाँ। इस केस में क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या कर रहे हैं, ये बात अच्छा उठाया तुमने कि आयनाइजेशन का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यस, प्योर। ठीक है, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो अब वो यूटिलाइज कैसे कर रहा है, क्या फ्री होने का मतलब क्या है ना। हाँ, ये अच्छी बात कही कि केवल इलेक्ट्रॉन के पास अगर काइनेटिक एनर्जी आती है तो उसका मतलब क्या होता है। फ्री ग्रेफाइट, इलेक्ट्रॉन हमको उसमें भी मिलता है, किसमें, मेटल्स में फ्री मेटल्स में होते हैं। होते हैं बड़े हाँ बड़े। हाँ बिल्कुल, नहीं तो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमने उनको इतनी एनर्जी दी, केवल छोटी सी एनर्जी दी, मान लो के जो है ना काइनेटिक एनर्जी बहुत स्मॉल एनर्जी है, कह हाँ। दो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके। अब इतनी एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, बस ये सोचो, ये जरा सोचो। खैर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो तेजी से भागेगा, मेटल गर्म होने लगेगा। हाँ हाँ। ठीक है, वो तेजी से भागेगा ना, हाँ ठीक है। तो इसमें शिवम इसका मतलब यही है, खत्म। ठीक ठीक ठीक, तुम्हारी बात क्लियर हो गई, सुनो अच्छा, अब ये भी थोड़ा बात, सुनो। ये भी पढ़ लो फिर मुझे समझाना। अच्छा, ये टू समराइज, हाँ। अच्छा तुम्हारा अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, क्योंकि चलो, मेरे को काफी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। to summarize, some photons are scattered from electrons which are freed by the collision, ठीक है। These फ्रीड बाय photons द are कोलिजन, समझ रहे हो क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ। इनका मतलब है कि वो बाउंड थे पहले, अब फ्रीड हो गए बिकॉज ऑफ द कोलिजन। हम्म। फ्रीड का मतलब क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। फ्रीड का माने आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक सेकंड रुको, नॉइज आ रही है क्या? थोड़ी सी। ओके। हेलो। हम्म। हाँ, तो टू समराइज, सम फोटॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स thus freed by the collision. These photons are modified in wavelength. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रीड, ये वर्ड क्यों यूज किया है, फ्रीड बाय द कोलिजन, फ्रीड बाय द कोलिजन। फ्रीड का माने क्या है? कोलिजन फ्री कर दे रहा है किसी चीज को, यानी पहले से वो बाउंड था, यही तो है लॉजिकली, अगर तुम देखो तो। हाँ हाँ। लॉजिक तो ये बोलता है कि फ्रीड है, इसका मतलब पहले बाउंड बाउंड था, कोलिजन उसे फ्री कर दिया। और फिर बोल रहा है कि दीज फोटॉन्स आर मॉडिफाइड इन वेवलेंथ। तो यानी कि वो फोटोन जिसने फ्री किया वो अब मॉडिफाई हो जा रहा है, उसका वेवलेंथ बदल जा रहा है। Other photons are scattered from electrons which remain bound during the collision. एक सेकंड बस है, जरा एक सेकंड देना। हाँ, इस फ्रीड का मतलब मुझे जहाँ तक समझ आता है, एक बात समझो। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल एक जगह, पहले तो स्टेशनरी है, प्लस इट इज़ फ्री टू मूव, ठीक है। स्टेशनरी एज वेल एज फ्री टू मूव, समझ रहे हो। यानी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक छोटी भी एनर्जी अगर आ जाती है तो इट विल मूव, ठीक है। ये बात कही थी शो इसमें, तुमने पढ़ा होगा, याद होगा। हेलो। अजम्पशंस में एक ये था कि हमने माना कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री टू मूव है, पहली चीज, बट दे आर स्टेशनरी। अनबाउंड एंड स्टेशनरी, दीज टू टर्म्स बस ध्यान रखो, अनबाउंड प्लस स्टेशनरी। हुआ क्या कि एक फोटोन आया, उसने जरा सी काइनेटिक एनर्जी दी, उसने जरा सी, ऐसा एज्यूम करो कि बिलियर्ड्स टेबल पे एक बॉल रखी हुई है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है। थोड़ी सी क्रेडिट हाँ, है। बस उसको जरा सी भी काइनेटिक एनर्जी अगर दे दी तो इट विल तो मूव, फ्री हो जाएगा ठीक वो। है।
हाँ वो फ्री हो जाएगा तो बिल्कुल, मोशन इसका में आ मतलब है जाएगा ना। हाँ फ्रीड बाय द कोलिशन मतलब है कि मोशन में आ जाना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाना, दैट्स इट। ये वर्ड टेक्निकल है, फ्रीड। टेक्निकल वर्ड्स ऐसे यूज नहीं होते, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। सर्च फॉर इट। तो एक काम करते हैं, हम लोग तुरंत आते हैं उस पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। चलो आगे वहां बढ़ते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, हैं। मैं नहीं एक इसके चीज कर बिना नहीं सकता हूँ, होगा। मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब कल जब हम डिस्कस करेंगे, तो मैं कल इस पे रिसर्च मैं करके आता हूँ, वरना टाइम वेस्ट होगा। नहीं हम, अरे एक बात तो समझो, इसका हाँ, मतलब भी तो जानना बहुत जरूरत हो रही है ना कि भाई हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। 1:42 हो चुका है, 15 मिनट में अनुराग सर आ जाएंगे, ठीक है, ये भी तो समझो। हाँ। क्या मैं बोलूँ। ब्रॉड 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 सेंस में बात करते हैं, देखो किताब बंद करो तो थोड़ी देर। फ्री का मतलब यही है कि यू नो चीजें बंधी हुई थी पहले। अगर अगर मोशन, अगर ये बोलना होता ना कि वो अचानक से मोशन में आ गया, तो ये बोलते कि फोटोन सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन, ये वर्ड यूज करते हैं, समझ रहे हो। इट गिव द इट इम्पार्टेड kinetic एनर्जी एंड इट सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन व्हिच वाज इनिशियली स्टेशनरी, assumed to be stationary। तो सेट इन मोशन अज्यूम। हो गई। फ्रीड ये टेक्निकल टर्म है, यानी कि वो पहले किसी पोटेंशियल वेल में बंधा हुआ था, अंदर था पोटेंशियल वेल के, एनर्जी दिया, वो पोटेंशियल वेल के बाहर आया, है ना, और वो फ्री हो गया। अच्छा तो अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कॉम्पटन ऐसा कहना चाहता है तो उसने ये क्यों अज्यूम कर दिया अपने इफेक्ट को शो करने के लिए कि वो अनबाउंड है और वो स्टेशनरी है, ये क्यों कहा फिर? वही तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कॉम्पटन ने कुछ कहा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू समराइज, फोटॉन्स फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन। यही तो कॉन्फ्लिक्ट मुझे तब से आ रही है, पिछले, जब से मैं 1 घंटा से ऊपर हो रहा है। एक काम करता हूँ, कभी कभी होता है ना कि किसी चीज को बहुत देर तक दिमाग में लड़ाओ, समझ नहीं आता है, 1 घंटे बाद आके पढ़ो तो सही हो जाता है। हम्म। तो एक काम करते हैं, होता इस है। पर रिलाई करते हैं, हम लोग ठीक है। टॉपिक चेंज करते हैं, कल इस पे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन केस समझ में नहीं आया तो मैं ट्राई करूंगा समझ, हम्म हाँ तुम्हें भी कोशिश करूंगा समझाने की कल, ठीक है। ठीक ओके, है। इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है। कम से कम से स्टार्ट कर देते अच्छा ठीक है। हैं। तो पढ़ो, कहाँ पढ़ रहे थे। पहला कंप्लीट हो गया, तो तुमने इसमें कहा था कि एक्चुअली इसमें क्या है कि क्रिस्टोग्राफर कैन प्रोड्यूस अ 3D पिक्चर ऑफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द हाँ। क्रिस्टल। इसी बात पे चर्चा उठी थी कि हम्म। इलेक्ट्रॉन्स की बात क्या मतलब है, तो तुमने कहा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। चलो, हम्म। since many materials can form crystals such as salts, metals, minerals, second paragraph पढ़ रहे हैं, such as हम्म। salts, metals, minerals, semiconductors, as well as various inorganic, organic and biological molecules, X-ray crystallography has been fundamental in the development of many scientific fields. The method also reveals the structure of many biological molecules, including vitamins, drugs, proteins, and nucleic acids such as DNA. हम्म। ठीक है, तो X-ray fall crystal structure. X-rays are used for producing diffraction effects in crystals due to the fact that wavelength of X-rays is comparable to the interatomic distances in actual crystals. हम्म। For example, X-rays हम produced इसी by को acceleration of नोट electron. करते हैं कि इनके इनका वेवलेंथ और लैटिस कांस्टेंट्स बराबर होते हैं लगभग। हाँ कंपैरेबल है, इन्होंने बोला ना कंपैरेबल, यस, मतलब कंपैरेबल। एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो सेम ही ऑर्डर ऑफ है मैग्नीट्यूड। ना। हाँ, फिर तो for example, X-rays produced by acceleration of electrons through a potential difference V have a wavelength given by EV equals hc by lambda। ये बात हमने कल अच्छे से हाँ, देखी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज में। ओके यस 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 यस। नाउ, अच्छा अनुराग सर ने एक मैसेज भेजा है। मैं, मुझे मिला आई मिला हैव से आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है, लैम्डा अगर हम कहते हैं V इज इक्वल्स 10 किलो वोल्ट से, ठीक है, से हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 किलो वोल्ट का अप्लाई किया है, तो लैम्डा जो हमें जो एक्सरे मिलेगी वो उसकी वेवलेंथ होगी 1.25 एंगस्ट्रॉम, ठीक।
The wavelength is comparable to the interatomic spacing of an actual crystal. For example, in NaCl crystal, atomic spacing is 200 angstrom. ठीक है? देखो मैच Visible कर or ultra, हाँ, almost similar है, बिल्कुल. Visible or ultraviolet light has a larger wavelength, hence these waves give a familiar effect, give rise to familiar effect of optical reflection and refraction. ठीक है? Visible light और ultra वॉलेट रे जो है वो इफेक्ट्स दिखाते हैं कैसे, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले, वो डिफ्रैक्शन नहीं दिखाते किसी लैटिस के थ्रू. सो दीज रेज देयरफॉर कांट बी यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग द crystal at an atomic scale. On the other hand, radiation of wavelength shorter than that of X-rays, that is, gamma rays, are diffracted through very small angles, which cannot be conveniently measured. तो उनमें भी diffraction होता है, but बहुत ही small range होता है, मतलब convenient नहीं है. ठीक? It's only the X-rays which are scattered elastically without change of wavelength by the charged particles of the atom. ठीक है? हाँ. तो gamma rays क्यों नहीं use हो रही हैं? Gamma rays are not used as the wavelength of gamma rays is much smaller than that of the X-rays, and therefore the gamma rays are diffracted through very small angles. ये तो अभी दोबारा लिख दिया same चीज. ठीक है? अब why a crystal diffracts X-rays? A crystal diffracts X-rays because X-rays are scattered elastically without change of wavelength by a charged particle of the atom. The crystal as explained below. Okay, when an atom is exposed to a monochromatic beam of X-rays, ठीक है? The atomic electrons start vibrating with a frequency equal to that of the incident beam under the effect of the electric field vector associated with the radiation. These electrons, देखो quantum vector से आ गया, Rayleigh scattering, sorry. These effects therefore undergo acceleration. These electrons therefore undergo acceleration, and the accelerated electrons emit secondary radiations of the same frequency as that of the incident X-rays. The secondary X-rays spread out in all directions. If the wavelength of original X-ray is quite large as compared to the atomic dimensions, if the wavelength of the original X-ray is quite large as compared to the atomic dimensions, all the radiations emitted by the electrons shall be in phase with one another. On the other hand, if the incident X-rays have same order of wavelength as that of the atomic dimensions, then the radiations emitted by the electrons are, in general, out of phase with one another. These radiations may therefore undergo constructive or destructive interference, producing maxima or minima in certain directions. That is, they undergo diffraction phenomena. ठीक है. अच्छा, एक बात यहाँ पे नहीं समझ आई कि ये इन फेज और आउट ऑफ फेज कैसे बोल दिया इन्होंने. तुमने वो इंटरफेरेंस पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस, डबल स्लिट इंटरफेरेंस. अच्छे से. तो इन फेज का मतलब ये हुआ कि इंटरफेयरिंग दो है वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हैं, दोनों मतलब हाँ, एक साथ आगे बढ़ रही हैं. हाँ, और एक होता है कि आगे पीछे आगे बढ़ रही है. क्यों है ये? क्योंकि लेंथ बहुत मैटर करता है. फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन कितना लेंथ है, तभी तो ये हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. जहाँ नहीं शिवम, हाँ, विड्थ ऑफ स्लिट जो भी मैटर कर जाता है ना डिफ्रैक्शन में भाई. विड्थ ऑफ स्लिट ऐसी होनी चाहिए कि वेवलेंथ के कंपैरेबल हो. हाँ, लेकिन विड्थ ऑफ स्लिट तो हमें शार्प देगा. इंटरफेरेंस पैटर्न शार्पनेस बढ़ाती है, और जो डिस्टेंस होती है स्क्रीन से स्लिट की, दैट रेडियली मैं बोल रहा हूँ, दोनों स्लिट्स हैं अगर स्लिट्स में, तो वहां से एक वहां पे सेंटर रखो और एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, और उस सर्कल का एक पर्टिकुलर रेडियस जो है वो स्क्रीन को टच कर, सारे के सारे ऑब्वियसली इधर उधर. ये डिस्टेंस वैरी, तो समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बोलते रहो. तो अब फेज रहे, कोई चीज फेज में है या आउट ऑफ फेज है, ये केवल डिस्टेंस बताती है ना उस केस में. हाँ, नहीं उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है नहीं कि दोनों साथ में चल रही हैं, इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 है. हाँ, ठीक है, पाथ का डिफरेंस 0 है बिल्कुल. हाँ, है, मगर इन्होंने कह दिया कि नहीं अगर वेवलेंथ में, अरे कहाँ ले आए. हाँ, ये कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ.
मैं बस इन्होंने मेरा क्वेश्चन पहले सही समझ लो, वरना तुम कुछ और बताओगे तो फिर सही नहीं रहेगा ना। ठीक जो है, सवाल जो है, पूछो डबल स्लिट क्यों देख रहे हो? मैं कह रहा पूछो था, उन्होंने कहा कि अरे पूछो उस तुम। पर देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, देखना पड़ेगा। एक एक बस एक लाइन देखनी है जरा, 1 सेकंड लगेगा बस। हाँ बस एक, नीचे नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे, सेकंड पेज। बस 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 बस। ठीक है, इसमें कहा कि इफ द वेवलेंथ ऑफ ओरिजिनल एक्सरेज इज क्वाइट लार्ज as compared to the atomic dimensions, then all the radiations emitted by electrons shall be in phase with one another. ये हम्म, कैसे कह दिया? ये बस बस इतना सा पता करना है मुझे। पता नहीं। ये बात लेकिन अजीब है ना, इसका मतलब तुमको नोटिस करो कि किस बेसिस पे कहा है ये चीज, है ना? हम्म, वेवलेंथ अच्छा, ज्यादा है एक्स। तुम ये भी हाँ नोटिस करो कि जो एटॉमिक डायमेंशन है, दैट इज हाँ एग्जैक्टली इक्वल टू द लैटिस कांस्टेंट, और हाँ है ना, बोल सकते हैं ऐसा, हाँ हाँ हाँ। लैटिस कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा अगर हाँ सिंपल सिंपल क्यूबिक लैटिस हो तो। ठीक है। हम्म। अम, और और लैटिस, मैं कोशिश कर रहा हूँ विजुअलाइज करने की। हाँ नहीं नहीं, बहुत देखो यहाँ बहुत अजीब बात कही है, पता है इसमें क्या, रेले स्कैटरिंग भी आप कंसिडर करिए, और उसको एटॉमिक डायमेंशंस और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन सब के, इन तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, तीनों को मर्ज करने की बात कही है। एटॉमिक कांस्टेंट, वो जो तुम बता रहे हो एटॉमिक पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द, हाँ, मतलब है ना, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय दिस। बड़ा अच्छा सा बात लिखी है यहाँ पे यार। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है एक, देखो जरा, हाँ जैसे ये हमारा है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है हम्म इंटेंसिटी, मिल रहा है लो इंटेंसिटी, हम्म जीरो इंटेंसिटी, हम्म है ना। तो हम्म। देखो, तो एक्चुअली इसको लेते हैं, ज्यादा बेटर है। हम्म हम्म तो देखो, ये जो येलो हम्म वाली लाइन है ये हमको मैक्स दे रहा है, ग्रीन हम्म वाली जो लाइन है वो हमको हम्म मिन दे रही है। हम्म तुम यहाँ देखो कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम स्लिट, ये परपेंडिकुलर हम्म डिस्टेंस जो है फ्रॉम स्लिट टू हम्म, द स्क्रीन, स्क्रीन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम्म ये डिस्टेंस, अगर अगर यहीं पर यहीं पे पॉइंट तुम फिक्स कर दो एक, हम्म और दूसरे पॉइंट को स्क्रीन पे चलाओ ऐसे ऊपर नीचे, हम्म है ना, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको मैक्स मिल रहा है, मिन मिल रहा है, मैक्स मिल रहा है, मिन मिल रहा है। हम्म क्यों? क्यों? हम्म इस पॉइंट से आने वाली बीम जब यहाँ पहुंचेगी पहले में, हम्म और इससे आने वाली जो बीम जब यहाँ पे पहुंचेगी पहले मिनट पे, तो हम्म इनका जो इंटरेक्शन है वो डिस्ट्रक्टिव है। हम्म हम्म का मैक्स आएगा, दूसरे का मिन आएगा। हम्म ठीक है। और हम्म, और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसे एडजस्ट होते हैं इन दोनों के वेव्स कि वो फिर हाँ मैक्स लगता है फिर। हाँ लेकिन दोनों में परिवर्तन आ रहा है, दोनों में बदलाव आ रहा है। हाँ हाँ दोनों कितनी वेवलेंथ चल रही हाँ, है वो बदल रहा है, राइट। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस मैटर करता है। यहाँ से अगर रेडियली देखें तो ये रेडियली जो डिस्टेंसेस हैं, हम्म डिस्टेंसेस हम्म मैटर करती है कि हमें मैक्स मिला मिनट। हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ
और वहां बिल्कुल पे है, हम नहीं देख रहे बिल्कुल। हैं कि वहां पे भी कुछ लेंथ वाला ही बात आ रहा है, एटॉमिक देखो डिमेंशन। वहां पे क्या है शिवम शिवम, तुमने गलत। देखो एक और चीज सर्च करो, मैं तो कहता हूँ तुम सर्च करो एक चीज और, जिसे कहते हैं हम डिफ्रैक्शन की इमेज सर्च करो ना। तुमने सर्च ये डबल स्लिट क्यों क्यों सर्च कर दिया? हम्म। है ना, सिंगल स्लिट है। ग्रेडिंग करूं? नहीं, ग्रेटिंग की वजह से जरूरत नहीं थी, लेकिन बराबर ही है सब। मल्टीपल, है। यहाँ पे ग्रेडिंग वाला भी है। हम्म। अरे ग्रेटिंग का तो बस ये है कि बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं हम, हाँ हाँ बताओ। सिंपलेस्ट केस रहता है उसमें, इसलिए मैंने सिंगल सीट लिया था। सिंपल केस रहता है, दो नहीं, वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हाँ हाँ, नहीं शिवम देखो देखो, एक बात बताते हैं तुम्हें और हमें। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बहुत क्लियर है, ओके, देयर इज हैं। नो डाउट अबाउट इट। हम्म। द ओनली डाउट वी हैव हियर कि व्हाई wavelength causing in phase and out phase composition. Just the question is that please आगे बढ़ते figure। हुए फिर आगे मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल के फॉर्म में आंसर दूं, बट आई डोंट थिंक आई एम एबल टू नहीं, टेक। हम इस बात का रीजनिंग बस पता करना चाहते थे कि ऐसा क्यों है, वाई है ना, कि एक्सरे अगर उसकी वेवलेंथ लार्ज है तो कह रहे हैं कि इन फेज हो रहेगा, ठीक है, और उसका वेवलेंथ कम है तो कह रहे हैं आउट ऑफ फेज हो जाएगा। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, हम इतना बस जानना चाहते हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वी नो वेरी वेरी वेल, ठीक है, बट इस केस में लैटिस पैरामीटर को लेते हुए ये एक काम क्यों? करते हैं, 2 मिनट में सर आएंगे तो वो भले ही मेंटर में देंगे, लेकिन ये सवाल नोट डाउन करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये पूछो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने कि क्वांटम क्यों मैकेनिक्स ऐसा हमें है। पढ़ाई है, उन्होंने डिवीजन, अनुराग सर हाँ क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर बहुत में मुश्किल पढ़ाई है। है। थर्ड सेमेस्टर में वो हमें पढ़ाए थे। बहुत। अरे मैं पढ़ाए तो थे पूछता शिवम, हूँ, बट बात करूँ, मैं अच्छा पूछ। तुम पूछ लो, ऑब्वियसली पूछ लो, बट चलो लेट्स एक्सपेक्ट, लेट्स होप कि कुछ बता हाँ तो पाएंगे। ये सवाल नोट डाउन करते हैं, उनसे पूछते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है, उनकी क्लास में। तो मैं हम्म, एंड करूँ सेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर इसी पे लेट्स डिस्कस एंड करते हैं, दिस। मैं इसे अपलोड कर ओके, दूंगा, ठीक है। हाँ इसके आगे, हाँ हाँ डेफिनेटली, ठीक है, ब्रैक्स लॉ तभी कर पढ़ेंगे सकते फिर। हैं, तुम्हारा परमिशन ओके, हो तो। कर सकते हो। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू, बात करते हैं, मिलते हाँ हैं। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू, हाँ मिलते हैं बिल्कुल।